गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं। और आज का जो सेशन है जो आनंद निकेतन एकलव्य मॉडल स्कूल ने होस्ट किया है कपराड़ा से, आई एम वेरी थैंकफुल टू लमिया शुम्स मैम, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू द प्रिंसिपल सर, जिन्होंने मुझे आज आप लोगों के साथ मिलने का, बातचीत करने का जो है मौका दिया। सो विद द परमिशन ऑफ वसंत पाठक सर, हम लोग आज का ये सेशन शुरू करेंगे। आई होप मेरी आवाज आप लोग कंफर्टेबली सुन पा रहे हैं और जो प्रेजेंटेशन है वो भी आप कंफर्टेबली देख पा रहे हैं। We will take 1 minute so that everything is settled. I can see some amazing children जो सामने बैठे हुए हैं। Very warm welcome to everybody, all the teachers. Great to see you all. फाइन, तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हम लोग हिंदी लैंग्वेज में करेंगे ताकि आप कंफर्टेबली समझ सकें। सेशन में मैं आपसे 30 to 35 मिनट्स के लिए बातचीत करूंगा। उसके बाद मैं हाउस ओपन कर दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप 1 by 1 वो क्वेश्चंस पुट अक्रॉस कीजिए, एंड जहां तक हो सकेगा मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम मोहित मंगल है, मैं करियर काउंसलर हूं। मैंने हाल में ही बुक पब्लिश किया है जिसका नाम है करियर गाइड 2020। ये बुक जो है ये सीबीएसई दिल्ली के द्वारा रिकमेंड किया गया है और पूरे वर्ल्ड के अंदर सीबीएसई स्कूलों को भेजा गया है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के सेशन के हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। सबसे पहले, क्योंकि आप सब बच्चे 9th 10th ग्रेड से हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हम ले सकते हैं 10th के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ में मैं आप सब से एक सेल्फ असेसमेंट टूल शेयर करूंगा। बहुत सारे बच्चे 9th 10th में मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए कि सर किस बेसिस के ऊपर हम लोग जो भी स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है 10th के बाद, वो किस बेसिस पे करें। तो वो बेसिस क्या होना चाहिए उसके रिलेटेड आपसे एक छोटा सा टूल शेयर करूंगा और मेरा मानना है वो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बेसिस के ऊपर आपका जो 10th के बाद का स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रोसेस है वो रिलेटिवली आसान हो जाएगा। और इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों के साथ 325 से ज्यादा प्रोफेशंस के बारे में मैं एक स्नैपशॉट आपको दूंगा। जाहिर सी बात है हर एक प्रोफेशन एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया आएगा कि किस किस तरह के प्रोफेशंस किस किस तरह के वर्टिकल स्ट्रीम्स के अंदर लिए जा सकते हैं या क्या बनने के लिए क्या बैकग्राउंड जरूरी है। 9th 10th के बच्चे, उनके पेरेंट्स और जितने भी हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, उन सब के लिए ये सेशन मेरा मानना है काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी जो है उनको नॉलेज देगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि 10th की आयरनी क्या है। 10th में जब आप आ जाते हैं सब बच्चे लोग, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं। पहला बदलाव मैं हमेशा बोलता हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट कि 10th में जब बच्चे आ जाते हैं तो वो एडल्ट हो जाते हैं। मैं उनको यंग एडल्ट्स कहता हूं, यंग एडल्ट्स के नाम से एड्रेस करता हूं। आप एडल्ट हो जाते हैं लेकिन आपके आसपास कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता। पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए आप बच्चे थे, बच्चे हो और बच्चे ही रहने वाले हो। तो ये पहला चेंज आता है जब 10th क्लास आता है। दूसरा चेंज ये आता है कि आप किसी भी चीज के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ, कोई नई फितूरी काम करने की कोशिश करो तो आपको हर चीज के लिए नो सुनने को मिलता है। नो, मैं खाना बाहर डिनर करने जा सकता हूं बेटा, नो 10th का एग्जाम है। मैं फुटबॉल खेल सकता हूं बेटा, नो 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं। मैं छुट्टी के अंदर मामा के घर घूमने जा सकता हूं बेटा, नो 10th के एग्जाम हैं। सो आपको हर चीज के लिए नो सुनने को मिलता है। और तीसरी चीज है
कि जितने यंग एडल्ट्स हैं उनको जितने भी एडल्ट्स हैं मेरे जैसे जो लोग हैं उन लोगों को यंग एडल्ट्स को ज्ञान बांटने में बहुत मजा आता है। इसको मैं कहता हूं फ्री कंसल्टेशन बहुत मिलती है आपको। किसी के भी पास आप जाते हैं तो वो आपको पकड़ लेते हैं, बेटा मैं बताता हूं करियर में क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं जिंदगी में क्या करना चाहिए। सो ढेर सारी फ्री कंसल्टेशन आपको मिलनी चालू हो जाती है और उसी कंसल्टेशन का नमूना आज के अगले 30 मिनट भी है। अगर उसके बाद अच्छा लगे तो सवाल पूछिएगा, नहीं अच्छा लगे तो टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको भी फ्री कंसल्टेशन समझ के छोड़ दीजिएगा। फ्री कंसल्टेशन को माइंड में रखते हुए सबसे पहली चीज मैं बच्चों को और पेरेंट्स को कहता हूं, डोंट लिसन टू एवरीवन। हर एक की बात मत सुनो। और जब मैं कहता हूं हर एक की बात मत सुनो, उसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी पापा की बात भी सुनना बंद कर दो, टीचर्स की बात भी सुनना बंद कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। इसीलिए मैंने नीचे एक लाइन लिखा है, लिसन टू ओनली दोज हु हैव अ जेन्युइन कंसर्न फॉर यू। उनकी बात सुनो जिनकी लाइफ में आपके करियर को लेके किसी तरह का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। और वो दो ही कैटेगरी के लोग हैं, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स। क्योंकि ये हमेशा बिना किसी रिटर्न के ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करें, बड़ा करें, नया करें। इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें नहीं है। दूसरा कारण क्या है, ये वो लोग हैं जो आपको काफी वक्त तक और काफी समय से ऑब्जर्व करते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अगर आपको वो कोई सजेशन देते हैं तो वो सजेशन वर्थ हो सकता है। लेकिन जो कोई भी आपको बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना किसी बेसिस के फ्री कंसल्टेशन देता है, उनकी बात मत सुनो। करियर या करियर असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, करियर के अंदर 4 पैरामीटर्स के ऊपर बच्चे की असेसमेंट या आपकी खुद की असेसमेंट जरूरी है। और वो 4 एरियाज कौन कौन से हैं? आपका ओरिएंटेशन, आपका एप्टीट्यूड, आपका पर्सनैलिटी और आपका इंटरेस्ट। इसको हम असेसमेंट टूल कहते हैं। क्योंकि ये असेसमेंट टूल इटसेल्फ काफी लंबा है तो मैं पूरा टूल तो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा आज के प्रेजेंटेशन में, लेकिन मैं सिर्फ एप्टीट्यूड के बेसिस पे आप अपने खुद को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम आगे कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और मेरा मानना है वो काफी आपको हेल्पफुल होगा, आपको काफी वो कंफर्ट देगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एप्टीट्यूड होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ये वर्ड सुनते हैं, काफी सारे बच्चे मुझे स्कूलों में मिलते हैं कि सर मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे करवाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एप्टीट्यूड होता क्या है। आप सबको अगर अपना बचपन याद है तो आपने खुद को ऑब्जर्व किया होगा। अपना बचपन याद नहीं है, आपके घर पे छोटे कोई ब्रदर सिस्टर होंगे, उनको आपने बढ़ते हुए देखा होगा। वो भी नहीं तो आपकी सोसाइटी में आसपास कोई छोटे बच्चे को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपको डिफरेंट कैटेगराइजेशन के बच्चे देखने को मिलते हैं। पहला बच्चा वो है जिसको पापा मार्केट से वो छुप छुप चलने वाली ट्रेन ला के देते हैं। वो बच्चा ट्रैक सेट करता है, उसके ऊपर ट्रेन रखता है, ट्रेन का बटन ऑन करता है, ट्रेन छुप 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 घूमती है। लेकिन बच्चे को ट्रेन को छुप छुप घुमाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको इस चीज में इंटरेस्ट है कि पापा कमरे से बाहर कब जाएंगे, ताकि वो ट्रेन को खोल के देख सके अंदर से कि ये चलती कैसे है। और थोड़ी देर में पापा बाहर से अंदर आते हैं तो एक मोटर के साथ एक बैटरी लटका के वो पापा को बोलता है, पापा देखो ट्रेन ऐसे चलती थी, ट्रेन का हैप्पी बर्थडे कर दिया। दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको ट्रेन, कार, प्लेन, हेलीकॉप्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है बस मैं और मेरा मिकी माउस। वो एक रफ पेपर लेंगे, रफ पेपर के ऊपर एक कार्टून ड्रॉ करेंगे, कार्टून को स्केच करेंगे, पेंट करेंगे। शाम को पापा ऑफिस से घर आएंगे तो उनको जाके बोलेंगे, पापा सी दिस इज यू। और तीसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। वो घर पे आसपास ढेर सारे सवाल पूछते हैं
आप उनको बोलो कि बेटा जिस चीज के ऊपर मैं ये प्रेजेंटेशन देख रहा हूं उसको प्रोजेक्टर कहते हैं, बोलेंगे क्यों। जिस चीज के ऊपर आप बैठते हो उसको चेयर कहते हैं, बोले क्यों। अगर आप स्टडी टेबल यूज करते हो तो उसको स्टडी टेबल क्यों कहते हैं। एक दिन ऑफिस से घर पापा वापस आके बोलते हैं बेटा मैं तेरा पापा हूं, बोलते हैं क्यों। उनके पास हर चीज के लिए सवाल होता है। इन तीनों बच्चों में फर्क क्या है। कोई भी इंसान पहले बच्चे को सिखाता नहीं है कि आप घर जाके ट्रेन तोड़ दीजिएगा, दूसरे को सिखाता नहीं है कि आप कार्टून ड्रॉ करिएगा, तीसरे को कोई सिखाता नहीं है कि पूरा दिन पापा मम्मी का दिमाग खा जाइएगा, परेश रावल बन जाइएगा। तो इन तीनों बच्चों में फर्क क्या है। इन तीनों बच्चों में फर्क है एप्टीट्यूड का, जिसको हम कहते हैं नेचुरल बेंट ऑफ माइंड। ये चीजें उन माइंड्स में, उन बच्चों के माइंड में नेचुरली आती हैं। तो हम इसको कहते हैं ये उस बच्चे की नेचुरल एबिलिटी है कुछ करने की। और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ग्रेड 8, 9, 10 में पहुंचते हैं, ये एप्टीट्यूड सब्जेक्ट एरियाज में बदल जाता है। आप अपनी क्लास के अंदर देखिए, एक ना एक बच्चा जरूर ऐसा है जो हमेशा मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स लेके आता है। आप बहुत मेहनत भी करते हो, एनर्जी भी डालते हो, प्रैक्टिस भी करते हो, फिर भी मैथ्स में नंबर 100 on 100 नहीं आ पाते। और एक दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके हमेशा हिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, ज्योग्राफी में मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, और आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ ही नहीं आता। दिस इज एग्जैक्टली जिस चीज को हम कहते हैं नेचुरल बेंट ऑफ माइंड या एप्टीट्यूड। तो चलिए कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी बोर्ड में आप पढ़ें, किसी भी कंट्री में आप पढ़ें, प्राइमरीली आप 5 सब्जेक्ट एरियाज में एक्सपोजर लेते हैं। उसमें से पहला एरिया है जिसको हम कहते हैं मैथ्स, दूसरा एरिया है जिसको हम कहते हैं साइंस, जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तीसरा एरिया है जिसको हम कहते हैं सोशल साइंसेस, जिसके अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। चौथा एरिया है लैंग्वेजेस, जिसके अंदर आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत ऐसे लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। और पांचवा एरिया है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आप आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, कंप्यूटर्स, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। इन पांचों तरह के सब्जेक्ट्स में ही या सब्जेक्ट एरियाज में ही किसी भी बोर्ड के अंदर 10th लेवल तक बच्चे का एक्सपोजर होता है। और इसका कनेक्शन एप्टीट्यूड के साथ कैसे है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपको मैथ्स कंफर्टेबली, नेचुरली, बहुत आसानी से समझ आ जाता है, उसमें मार्क्स लेने में आपको बहुत तकलीफ नहीं फेस करनी पड़ती, तो इसका मतलब ये है कि आपका न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एप्टीट्यूड जो है वो हाई है। और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। जिनके ये एप्टीट्यूड्स हाई होंगे उनका मैथ्स बाय डिफॉल्ट अच्छा ही होगा। साइंस, जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन कि साइंस के किस तरह के सब्जेक्ट एरियाज में वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उनका लाइफ साइंसेज एप्टीट्यूड अच्छा हो सकता है, मैकेनिकल, साइंटिफिक, अर्थ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये मल्टीपल एप्टीट्यूड्स में वो अच्छे हो सकते हैं। सोशल साइंसेज, अगर आपको सोशल साइंसेज में कंफर्टेबिलिटी फील होती है तो आपका लीगल एप्टीट्यूड अच्छा हो सकता है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, सोसाइटल एप्टीट्यूड, थ्योरेटिकल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिकल एप्टीट्यूड, ऑब्जर्वेशनल एप्टीट्यूड, ये सारे एप्टीट्यूड सोशल साइंसेज के साथ कनेक्टेड हैं। लैंग्वेजेस, अगर आपके अच्छे हैं तो आपका लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल, एक्सपीरियंशियल एप्टीट्यूड, ये अच्छे हैं। और अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स में ज्यादा कंफर्ट फील होता है तो उसके अंदर भी मल्टीपल एप्टीट्यूड्स आपके अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है आप आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे हो, क्रिएटिव एप्टीट्यूड आपका अच्छा हो, परफॉर्मिंग एप्टीट्यूड में आपका काफी स्ट्रॉन्ग बेंड हो, डिजिटल या कंप्यूटर एप्टीट्यूड अच्छा हो, स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड अच्छा हो, पीपल एप्टीट्यूड आपका अच्छा हो, एंड सो ऑन। तो पॉइंट ये है
कि अब आपको 5 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट का एक्सपोजर समझ आ गया। किस बेसिस पे मुझे सब्जेक्ट सिलेक्शन या स्ट्रीम सिलेक्शन 10th के बाद करना चाहिए? क्या उसका बेसिस मार्क्स होना चाहिए? आंसर इज नो। मैं बहुत स्ट्रांगली पेरेंट्स और बच्चों को बोलता हूं, मार्क्स का स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इवन मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। एंड इन टर्न इंटेलिजेंस का स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ भी कोई कंसर्न नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक 70-60% वाला बच्चा भी साइंस ले, और ऐसा भी हो सकता है कि एक 95-98% वाला बच्चा भी ह्यूमैनिटीज ले, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटल सिस्टम के अंदर ऐसा मान लिया जाता है कि अगर अच्छे मार्क्स आए तो बेटा साइंस ले लो, कम मार्क्स आए तो बेटा कॉमर्स ले लो, उससे भी कम मार्क्स आए तो बेटा एक काम करो, कल से दुकान पे बैठना चालू करो, पढ़ाई बंद कर दो। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग है और उसका सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन एप्टीट्यूड के बेसिस पे होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैंने नीचे भी जो पॉइंट्स लिखे हैं आपको पीयर ग्रुप के बेसिस पे, मतलब दोस्त मेरे सब कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूं, दोस्त मेरे सब साइंस के खड्डे में कूद रहे हैं तो मैं भी उसमें कूद जाता हूं। नो, दैट इज अगेन रॉन्ग। जैसे मैंने समझाया, आप सब यूनिक हैं, आपका एप्टीट्यूड सबका अलग अलग है। पेरेंटल इन्फ्लुएंस, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मेरे बेटे को तो डॉक्टर ही बनना है, लेकिन मुझे बायोलॉजी समझ ही नहीं आती। सो पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी जरूरी नहीं है कि सही तरीका है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। या सोसाइटल इन्फ्लुएंस, बहुत सारे बच्चे आके मुझे पूछते हैं, सर 5 साल बाद कौन सा करियर सबसे अच्छा होगा, हम उस करियर में जाएंगे। समझिए, कभी भी प्रोफेशन या करियर को पकड़ के उसमें बच्चा फिट नहीं किया जाता। हमेशा बच्चे का ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट को असेस करके उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग करियर ढूंढ के उसको दिया जाता है। उस करियर में उस स्टूडेंट का, उस बच्चे का सक्सेसफुल होने का जो चांस है वो मैक्सिमम है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन का बेसिस 10th लेवल पे आपको कौन से सब्जेक्ट्स आसानी से, कंफर्टेबली, मजे से समझ आते हैं, उसके बेसिस पे मुझे स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि अपने सबको पता है, 10th लेवल के ऊपर बच्चों के पास प्राइमरीली 4 ऑप्शंस हैं। या तो आप साइंस ए ग्रुप लेते हैं जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, या आप साइंस बी ग्रुप लेते हैं जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। नहीं तो आप कमर्शियल स्टडीज का ग्रुप लेते हैं जिसमें आप अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं। या तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेते हैं जिसके अंदर आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो हर एक स्ट्रीम के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट कंफर्ट 10th लेवल पे होना चाहिए, मैं वो आपको क्विकली एक्सप्लेन करूंगा। और फिर प्योर स्ट्रीम के अंदर किस तरह के प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं उसकी डिस्कशन करूंगा। तो अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। हमने ऑलरेडी 23 मिनट्स कंज्यूम कर लिए हैं। मैं अगले मैक्सिमम 15 से 16 मिनट के अंदर ये सेशन क्लोज कर दूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जाएंगे। सो चलिए क्विकली लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम साइंस ए ग्रुप की बात करते हैं। 10th लेवल पे अगर आपका साइंस, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, और मेरा डेफिनेशन बहुत स्ट्रांग है 90-95% प्लस लेवल। मैं लेवल की बात कर रहा हूं, मार्क्स की नहीं कर रहा हूं। लेवल का मतलब है वो सब्जेक्ट्स आपको 90-95% लेवल के ऊपर कंज्यूम हो चुके हैं, आपको उसमें कॉन्फिडेंस आता है, और इतने लेवल का सब्जेक्ट आपको कम से कम अच्छे से समझ आया है, तो आपके लिए साइंस ए ग्रुप सही ऑप्शन हो सकता है। साइंस ए ग्रुप करने के बाद आप 50 से ज्यादा अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के अंदर
इंजीनियर बन सकते हैं। आप एरोस्पेस इंजीनियर, एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोमेडिकल, सिरेमिक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर्स, computer sciences, electrical, electronics, electronics and communication, electronics and electrical, electronics and instrumentation, engineering physics, engineering sciences, environmental, fire technology, food and nutrition, food technology, genetics, geoinformatics, industrial and systems, instrumentation, leather technology, manufacturing science, marine, material science, mathematics and computing, mechanical, mechatronics, metallurgical, mineral, mining, mining machinery, naval architecture, ocean, petrochemical, petroleum, plastic, polymer production, robotics, textile। इतनी सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की जिसके अंदर आप प्योर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके अलावा आप आर्किटेक्चर और प्लानिंग के एरिया में भी जा सकते हैं, जिसमें या तो आप 5 साल का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम कर सकते हैं या तो 4 साल का बैचलर ऑफ प्लानिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। वो करने के बाद आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, सर्वेयर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कंजर्वेशन ऑफिसर, इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप आर्टिस्ट, रेस्टोरेशन आर्टिस्ट, स्पेशल डिजाइनर, टाउन प्लानर और अर्बन प्लानर। इसके अलावा साइंस ए ग्रुप करने के बाद आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में भी जा सकते हैं। आप पायलट बन सकते हैं, जिसके लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। उसके अलावा आप BF टेक, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की डिग्री भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप फैशन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस बी ग्रुप की। किसको करना चाहिए? जिस बच्चे का सिर्फ साइंस का एक्सपोजर बहुत स्ट्रांग है और उसके तीनों साइंसेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छे हैं, अगेन 90-95% लेवल पे हैं, उस तरह का बच्चा साइंस बी ग्रुप लेने के लिए बहुत सही बच्चा है। बी ग्रुप करने के बाद आप मेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं, जिसमें MBBS या एलोपैथिक डॉक्टर सबको पता है, डेंटिस्ट या BDS सबको पता है। उसके अलावा आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्ध, नेचुरोपैथी या यूनानी मेडिसिन के अंदर भी जा सकते हैं। बी ग्रुप के बच्चे पैरामेडिकल एरिया के अंदर भी एक्सपोजर ले सकते हैं। 12th के बाद पैरामेडिकल साइंसेज में डिग्री कर सकते हैं, जिसके अंदर they can be technicians in the area of advanced care, anesthesia, cardiovascular, critical care, operation theater। आप physiotherapist बन सकते हैं, trauma therapist, occupational therapist, pharmacist, या आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं in the area of dialysis, imaging, laboratory, nuclear medicine, ophthalmic, optometry, perfusion, etc। रिहेबिलिटेशन साइंसेज के अंदर भी आप जा सकते हैं 12th के बाद, जिसके अंदर आप चाइल्ड वेलफेयर, क्लिनिकल सोशल वर्कर, काउंसलर, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, ऑर्थोटिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, जिसके अंदर ऑडियोलॉजी, ऑडिटरी, डेवलपमेंटल, रिहेबिलिटेशन या स्पीच थेरेपी के अंदर आप जा सकते हैं। वेटरनरी साइंसेज का एरिया भी बी ग्रुप के बच्चों के लिए ओपन है, जिसके अंदर आप एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनिमल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, डेयरी साइंटिस्ट, फिशरी साइंटिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, पिसिकल्चरिस्ट, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिस्ट, पोल्ट्री साइंटिस्ट, वेटरनरी बायोसाइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट या सर्जन भी बन सकते हैं। इसके अलावा जितने ए ग्रुप के बच्चे हैं, साइंस ए ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, या बी ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उनमें से कोई भी बच्चा 2 और एरियाज के अंदर जा सकता है। वन इज प्योर साइंसेस एंड सेकंड इज एग्रीकल्चरल साइंसेस। सो प्योर साइंसेस के अंदर आप एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंसेस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स, रिसर्च साइंस, सीज्मोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स या जूलॉजी के एरिया में जा सकते हैं। या आप एग्रीकल्चरल साइंसेज में जाके एग्रीकल्चरिस्ट, सीरीकल्चरिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, वेजिटेबल साइंटिस्ट, फ्रूट साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात का मोस्ट फेवरेट कॉमर्स का। कॉमर्स में किसको जाना चाहिए? जिस बच्चे का 10th लेवल पे मैथ्स और सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसेस में भी स्पेसिफिकली ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये कॉम्बिनेशन उनका स्ट्रॉन्ग है, पढ़ने में उनको मजा आता है, उस तरह का बच्चा कॉमर्स या कमर्शियल स्टडीज के लिए सही बच्चा है। कॉमर्स करने के बाद आप एक्चुअरी बन सकते हैं, ऑडिटर, बैंकर,
हायर सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस प्लानर, फाइनेंस कंट्रोलर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स ऑडिटर या टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट हम ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की बात करते हैं। अगर आपका सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है तो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के लिए आप सही स्टूडेंट। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज करने के बाद क्या कर सकते हैं आप? पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, ज्योग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, क्यूरेटर, एडिटर, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, रिस्टोरर, सोशल वर्कर या ट्रांसलेटर। ये ढेर सारी ऑप्शंस ह्यूमैनिटीज के बाद ओपन है। बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज इसलिए नहीं लेते क्योंकि सोसाइटी में कहीं ना कहीं उनको सुनने को मिलता है कि ह्यूमैनिटीज के बाद ऑप्शंस नहीं है। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ह्यूमैनिटीज के बाद 40 से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर आप स्पेशलाइज कर सकते हैं बैचलर्स लेवल पे। तो अगर कोई आपको कहता है ह्यूमैनिटीज के बाद ऑप्शंस नहीं है तो प्लीज उनकी बात मत सुनिएगा। ह्यूमैनिटीज के बाद ढेर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर आपने मैथ्स और सोशल साइंसेस का कॉम्बिनेशन बता दिया, मैथ्स और साइंसेस का कॉम्बिनेशन बता दिया, सिर्फ साइंस बता दिया, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बता दिया, लेकिन अगर हम पांचवा जो एरिया है सब्जेक्ट्स का, दैट इज प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं, वो हमारा ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमको क्या करना चाहिए? उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। सो डोंट वरी, अगर आपका पांचवा एरिया ज्यादा स्ट्रांग है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप 10th के बाद डिप्लोमा प्रोग्राम में चले जाइए, जिसके अंदर 10th के बेसिस पे आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंसेस, पैरामेडिकल साइंसेस, रिहैबिलिटेशन साइंसेस, डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, फॉरेन लैंग्वेज, हेल्थ केयर एंड योगा या वोकेशनल स्टडीज, इसके अंदर आप 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि 11th 12th में जो भी आपके 10th के सब्जेक्ट के बेसिस पे सबसे कंफर्टेबल 11th 12th का कॉम्बिनेशन आपको लगता है, आप वो ले लीजिए। 11th 12th 2 साल वो पढ़िए, उसके बाद आप जनरल स्ट्रीम में शिफ्ट कर जाइए। और वो जनरल स्ट्रीम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? उसके अंदर आर्म फोर्सेस, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स या वोकेशनल स्टडीज में आप जा सकते हैं। वंस अगेन क्लियर करूं, ये वाले जो एरियाज हैं इसमें कोई भी बच्चा, चाहे आपने 11th 12th कॉमर्स में किया है, साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है, या कोई भी आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पिकअप किया है, उसका कोई भी बच्चा इन सब एरियाज के अंदर जा सकता है। तो अब मैं क्विकली आपको इन एरियाज के अंदर किस तरह के प्रोफेशंस आते हैं वो क्विकली आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो कोई भी बच्चा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी के बाद भी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर जा सकता है। बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद आप मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, ब्रांडिंग, उसके अलावा फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनमें से किसी भी एरिया के अंदर जा सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने के बाद आप एप्लीकेशन डिजाइन में जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया, एथिकल हैकिंग, ई गेमिंग, गेम डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, इन सब एरियाज के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने के बाद आप जा सकते हैं। यहाँ क्विकली एक चीज शेयर करूं, बहुत सारे बच्चे जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में होता है वो ये समझते हैं कि या तो 11th 12th में साइंस लेना कंपलसरी है या तो मैथ्स पढ़ना कंपलसरी है। दोबारा क्लियर कर रहा हूं, दोनों में से किसी की 11th 12th में रिक्वायरमेंट नहीं है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है।
इवन अगर आपने ह्यूमैनिटीज भी किया है तो भी आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरिया में जा सकते हैं। डिजाइन में आप जा सकते हैं, जिसके अंदर एनिमेशन, फिल्म डिजाइन, अप्लाइड आर्ट्स, सिरेमिक और ग्लास डिजाइन, एग्जीबिशन, फाइन आर्ट्स, फिल्म एंड वीडियो, फर्नीचर, ग्राफिक, प्रोडक्ट, इंटीरियर, टेक्सटाइल या विजुअल आर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स करने के बाद आप अगेन एक्चुअली बैंकर या आप एनालिस्ट बन सकते हैं कई सारे डिफरेंट एरियाज में, विच में इंक्लूड बिजनेस, क्रेडिट, डेटा, फाइनेंस, इकोनॉमिक, पोर्टफोलियो, पॉलिसी, मार्केट सर्च, इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद आप फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन, जिसको हम शेफ बनना या किचन ऑपरेशंस कहते हैं, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, जिसको हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कहते हैं, हाउसकीपिंग, रूम मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंक्वेट मैनेजमेंट, फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट या गेस्ट रिलेशंस, इसमें से किसी भी एरिया में जा सकते हैं। लॉ कर सकते हैं आप, जिसके बाद आप एडवोकेट, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट, डिप्लोमेट, इन्वेस्टिगेटर, जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लॉयर, लीगल एडवाइजर, लिटिगेटर, मीडिएटर, प्रोफेसर, प्रोसिक्यूटर, सोशल एक्टिविस्ट या सॉलिसिटर बन सकते हैं। लिबरल आर्ट्स या लिबरल स्टडीज एक नया कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का इंडिया में, जहां एंट्री के टाइम आपकी डिग्री फिक्स नहीं होती। आप एक फाउंडेशन ईयर के अंदर, एक्सप्लोरेटिव ईयर हम उसको बोलते हैं, उसमें जाते हैं। एक साल आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटीज में इवन 2 साल आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी हैं, मैनेजमेंट के भी, कमर्शियल स्टडीज के भी, बेसिक साइंसेस के भी, परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के भी। ये पढ़ने के बाद आप थर्ड ईयर में मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आप मेजर सब्जेक्ट आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज रिलेटेड चूज करते हैं तो आपको बीए ऑनर्स का डिग्री मिलता है। कमर्शियल स्टडीज के रिलेटेड चूज करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स, बिजनेस स्टडीज के रिलेटेड चूज करते हैं तो बीबीए ऑनर्स, और साइंस रिलेटेड मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं तो बीएससी ऑनर्स का डिग्री मिलता है। और उसके बेसिस के ऊपर बहुत अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशंस हैं लिबरल स्टडीज के बाद, जिसमें आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अगर आपका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, उसी के अंदर आप आगे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एंकर, एडवर्टाइजर, ब्रांड मैनेजर, ब्लॉग राइटर, क्रिएटिव राइटर, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, कॉरेस्पॉन्डेंट, डायरेक्टर, एडिटर, फिल्म मेकर, फैशन टेक्नोलॉजिस्ट, मीडिया प्रोग्रामर, फोटो जर्नलिस्ट, पीआर स्पेशलिस्ट, रिपोर्टर, विजुअल मर्केंडाइजर, ये ढेर सारे प्रोफेशंस मास कम्युनिकेशन के एरिया में अवेलेबल है। परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडिया में या ओवरऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, या तो सिंगिंग, या तो डांसिंग, या तो एक्टिंग। और सिंगिंग के अंदर दोनों चीज हो सकती है, या तो वोकल या तो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग। उसमें भी आप 12th के बाद डिग्री कर सकते हैं, जिसके बाद आप एक्टर बन सकते हैं, एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर, कंपोजर, डांसर, डायरेक्टर, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, स्क्रीन राइटर, सिंगर, टैलेंट मैनेजर, थिएटर आर्टिस्ट, ट्रेनर या वोकलिस्ट। स्पोर्ट्स के एरिया में काफी सारे बच्चे आगे जाना चाहते हैं, बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती या उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती। स्पोर्ट्स में अभी इंडिया में बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, ये चारों डिग्रीज तो अवेलेबल हैं ही। इसके अलावा आप 12th के बाद 4 साल का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स BPES का डिग्री भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप अनाउंसर बन सकते हैं, एथलीट, कोच, कमेंटेटर, इक्विपमेंट मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर, रेफरी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्टेडियम मैनेजर एंड सो ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोकेशनल स्टडीज के एरिया में आप जा सकते हैं, जिसमें हर डिग्री की स्पेशलाइजेशन अलग अलग होती है, जिसके अंदर आप एनिमेशन में जा सकते हैं, अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, डेटा एनालिटिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड साइंस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इंटीरियर डिजाइन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, टी हस्बेंड्री टेक्नोलॉजी, थिएटर एंड एक्टिंग या web technologies. Finally, before I close, once again, I would like to heartily thank वसंत पाठक साहब, जिन्होंने आज आप सबसे मिलने का, बातचीत करने का मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। I would also like to thank Lamia Shums ma'am. I would like to thank Kamal Mangal sir, who is also a very good friend and a close
ग्रुप मेंटोर, IQ डिजिटल जो एक ऑर्गेनाइजेशन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग नेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो बच्चे 12th के बाद देते हैं, उसके लिए अलग अलग एरियाज में जो है ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जिसके अंदर आप लॉ, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंसेस, इस तरह के एरिया में किसी नेशनल लेवल के कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं। माय ऑफिस नंबर इज 9979846008। आपके क्वेश्चंस अभी मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी लेवल के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हैं, नहीं ही समझ आ रहा आगे क्या करना चाहिए, तो आप पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए भी मेरे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज 7600888811। सोशल मीडिया पे यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। माय आईडी इज IQ मोहित, और मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं mohitmangal.com। सो आई ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मैं वसंत सर कुछ चीजें जो इन बच्चों से आपकी परमिशन से शेयर कर रहा हूं। एक तो जो करियर गाइड है 2020, जिसके अंदर 21 वर्टिकल्स के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने जो शेयर की है, वो अगर आप मेरी वेबसाइट से परचेज करेंगे बच्चे तो 250 रुपीज उसका चार्ज है। मैं इन बच्चों से उसका लिंक शेयर कर रहा हूं जो आप इनको दे सकते हैं, जिससे ये वो जो गाइड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो है ये आज का पीपीटी अगर बच्चों को अच्छा लगा तो ये पीपीटी मैं YouTube के ऊपर दोपहर तक चढ़ा दूंगा, तो आप जो है वहां जाके एक्सेस कर सकते हैं पीपीटी का। उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके अलावा जो है मैं आप लोगों से 2-3 लिंक्स और शेयर कर रहा हूं, जिसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, पूछ ना पाए हो, तो आप वो क्वेश्चन वहां पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में आंसर दे दूंगा। बाकी किसी करियर हैंडबुक में आपका इंटरेस्ट हो तो आप वो वेबसाइट से ले सकते हैं, एंड सो ऑन। सर, ओवर टू यू। बच्चों के कोई भी क्वेश्चन हो वो मेरे से पूछ सकते हैं।